हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस ITI क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, तो आज फिर हम लोग देखने वाले हैं DRDO टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं पावर सिस्टम से आज क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है स्किन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं त्वचा प्रभाव, किस में होता है। ऑप्शन दिए गए DC में, AC में, AC व DC दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम लोग का दो तरीके की सप्लाई होती है, एक होती है AC सप्लाई, एक होती है DC सप्लाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, AC सप्लाई इस तरीके से चलती है अल्टरनेटिंग वेब में, DC सप्लाई का मतलब होता है डायरेक्ट चलती है। अब देखिए, AC सप्लाई और DC सप्लाई क्या होता है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है हमारा, इसमें जब हम लोग DC सप्लाई देंगे पूरे एरिया से करंट जाएगी, इसलिए इसमें कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है, यानी कोई त्वचा प्रभाव नहीं होगा, पूरे एरिया में से करंट फ्लो होती है। लेकिन जब AC सप्लाई दे देंगे, DC दिया तो पूरा एरिया से करंट गया, कोई AC स्किन इफेक्ट नहीं हुआ। अब AC जब दीजिएगा तो क्या होता है कि मैक्सिमम करंट क्या होती है, अंदर से ना जाकर इसके बाहरी सतह से प्रवाह होने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। यानी त्वचा पे जो प्रभाव हो रहा है, यानी कि बाहरी सतह से करंट का प्रवाह, इसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो ये किस में होता है? AC में होता है। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। AC में स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कि स्किन इफेक्ट में करंट का ज़्यादा प्रवाह होता है। स्किन इफेक्ट में अभी हमने क्या बताया कि जब AC सप्लाई देते हैं तो मैक्सिमम करंट जो होती है इसके सरफेस से फ्लो होने लगती है, सरफेस से, इंटरनल पार्ट से क्या होता है, कम करंट जाती है, ज़्यादा करंट जो होती है बाहरी सतह से जाने लगती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट में करंट का ज़्यादा प्रवाह किस सतह से होता है? आंतरिक सतह से नहीं, बाहरी सतह से। आपका ऑप्शन नंबर B से जो बाहरी सतह यानी कि आउटर सरफेस सतह से जो होता है ज़्यादा करंट का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना प्रभाव किस सप्लाई पर होता है। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया, AC सप्लाई होती है और DC सप्लाई। अब बात कर रहे हैं हम लोग कोरोना प्रभाव की। कोरोना लॉसेज हमारा होता है ट्रांसमिशन लाइन में, ये हाई वोल्टेज पर होता है। अब हम लोग से ये पूछा गया किस सप्लाई पर होता है, तो याद रखिएगा AC सप्लाई पे भी कोरोना होता है, DC सप्लाई पे भी कोरोना होता है, लेकिन AC सप्लाई पे जो कोरोना होता है वो DC सप्लाई से बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं, इन दोनों में रिलेशन भी पूछ लिया जाता है कि AC पे DC के कंपेयर में या DC पर जो होता है AC के कंपेयर में कितना कोरोना लॉस होता है। तो AC में जो कोरोना लॉस होता है, देखिए DC में जो कोरोना लॉस होता है, DC कोरोना लॉस बराबर होता है 1/3 AC कोरोना लॉस। यानी कि AC में अगर मान लीजिए कि 90 वाट का कोरोना है तो DC में हमारा 30 ही वाट का होगा, लेकिन कम होगा लेकिन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। AC व DC दोनों सप्लाई पर कोरोना लॉस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना प्रभाव किस सप्लाई पर अधिक होता है। तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि AC सप्लाई पर, DC सप्लाई पर, AC व DC दोनों सप्लाई पर, दोनों AC व DC सप्लाई पर बराबर होता है। अभी हमने क्या देखा, AC पे भी कोरोना हो रहा था, DC पर भी कोरोना लॉस होता है, लेकिन DC में क्या होता है, कम होता है, AC में ज़्यादा होता है। कितना कम होता है? DC में 1/3 होता है AC का। तो अब इसमें पूछा गया कि कोरोना प्रभाव किस सप्लाई पर अधिक होता है, तो AC सप्लाई पर अधिक होता है। ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, DC पर कोरोना प्रभाव AC पर कोरोना प्रभाव कितना होता है। देखिए, वही उसी तरीके का क्वेश्चन फिर आया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DC पर जो कोरोना प्रभाव होता है वो AC पर कोरोना प्रभाव कितना होता है। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 1/3 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ कि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन के क्या फायदे हैं। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करेंगे तो उसके क्या फायदे हैं। देखिए, हम लोग का एक फार्मूला होता है P बराबर VI cos phi। अब देखिए, हाई वोल्टेज यानी कि वोल्टेज को जब हम लोग हाई रखेंगे और ट्रांसमिशन करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। बात सही है, पावर फैक्टर हमारा बढ़ जाता है, पावर फैक्टर बढ़ जाता है, धारा के मान में कमी होती है, ये भी सही है, ट्रांसमिशन लाइन सस्ती पड़ती है। यही सब कारण है कि हम लोग जो ट्रांसमिशन करते हैं हाई वोल्टेज पर ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले उपयोग किया जाता है। देखिए, 3 तरीके का रिले जो होता है हमारा, एक होता है रिएक्टेंस रिले जो कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। एक होता है इम्पीडेंस रिले, इम्पीडेंस जिसको प्रतिबाधा रिले बोलते हैं, ये हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, याद रखिएगा। तीसरा होता है मो रिले को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, लंबी ट्रांसमिशन लाइन में। यहाँ पे पूछा गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। प्रतिघात रिले या रिएक्टेंस रिले को ही हिंदी में प्रतिघात रिले बोलते हैं, जो कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग से पूछा गया मध्यम ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले उपयोग किया जाता है। अभी हमने क्या बताया
मोर रिले को कहाँ यूज करते हैं? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। इम्पीडेंस रिले या प्रतिबाधा रिले, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? मध्यम ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिएक्टेंस रिले या प्रतिघात रिले को कहाँ यूज करते हैं? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले उपयोग किया जाता है? हमने अभी क्या बताया? मोर रिले। मोर रिले को लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। बार बार क्वेश्चन इसलिए लिया गया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से याद हो जाए। मोर रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, प्रतिघात रिले हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, प्रतिबाधा रिले मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज को जोड़ा जाता है। देखिए फ्यूज को कहाँ जोड़ा जाता है हम लोग को बताना है। समांतर क्रम में लाइन के नहीं, समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। लाइन के श्रेणी क्रम में, लाइन के कोनों पर किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाइन के श्रेणी क्रम में। फ्यूज को हमेशा लाइन के श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, कभी भी समांतर में नहीं जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। देखिए फ्यूज क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? हाई, लो, मध्यम, इनमें से कोई नहीं था। हमेशा याद रखिए फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसलिए लो होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा करंट, जब हाई करंट फ्लो हो तो ये मेल्ट हो जाए, गल जाए और सर्किट को सहायता मिल सके, सर्किट जले ना, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वह पॉइंट जहाँ पर जाकर पदार्थ गल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज का क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। फ्यूज को किस क्रम में कनेक्ट करते हैं? श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से किस ट्रांसमिशन लाइन में धारिता प्रभाव को नहीं लिया जाता? देखिए कैपेसिटेंस का जो प्रभाव होता है, धारिता प्रभाव, उसको किस में नहीं लिया जाता है, यानी नगण्य माना जाता है। तो देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में तो होता है, मध्यम ट्रांसमिशन लाइन में भी कैपेसिटेंस का प्रभाव होता है, लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारा क्या होता है? धारिता का प्रभाव नगण्य माना जाता है या नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अगला क्वेश्चन, पिन टाइप इंसुलेटर किस वोल्टेज तक उपयोग किया जाता है? देखिए पिन टाइप इंसुलेटर को हम लोग 11 kV तक यूज करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11 kV तक। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए कि डिस्क टाइप इंसुलेटर की प्रत्येक डिस्क काम करती है। देखिए डिस्क टाइप हमारा एक इंसुलेटर होता है, जो डिस्क होती है उसको हम लोग लगभग 132 kV तक भी यूज कर सकते हैं। 132 kV तक भी यूज कर सकते हैं डिस्क टाइप को, क्योंकि इसमें बहुत सी डिस्क होती है और प्रत्येक डिस्क जो होता है 11 kV के लिए काम करती है। प्रत्येक डिस्क 11 kV के लिए काम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11 kV पर। प्रत्येक डिस्क जो होती है डिस्क इंसुलेटर की, वो 11 kV या 11 kV पर काम करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन आप लोग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। देखिए दिया कि डिस्क टाइप इंसुलेटर की लाइन वोल्टेज 400 kV है, तो डिस्क की संख्या ज्ञात करिए। देखिए डिस्क की संख्या जो होती है, डिस्क की संख्या, इसका एक फार्मूला होता है, फेज वोल्टेज बटे में √3। फेज वोल्टेज बटे में √3 होता है, सॉरी फेज वोल्टेज बटे में 11, ये फार्मूला होता है। फेज वोल्टेज में 11 से भाग दे देंगे, क्योंकि प्रत्येक डिस्क 11 kV के लिए काम करती है, तो 11 से अगर भाग दे देंगे फेज वोल्टेज में तो डिस्क की संख्या निकल जाएगी। डिस्क की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? फेज वोल्टेज बटे में 11। अब देखिए हम लोग को जो वोल्टेज दिया हुआ है, देखिए लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, तो फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 400 बटे में √3 कर देंगे, क्योंकि लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बाय √3। इसको आप लोग हल करिएगा, 230 वोल्ट के लगभग आएगा, 230 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 230 वोल्ट हम लोग को फेज वोल्टेज मिल गया, तब 230 यानी कि फेज वोल्टेज बटे में 11 हमने क्या बताया? डिस्क की संख्या निकल जाती है, तो 230 बटे में 11, तो 11 दूना 22, यानी कि 21 से 22 आएगा। 21-22 डिस्क की आवश्यकता होगी। ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है? 50 से 60, 25 से 30, 21 से 22, 44 से 45। इसका ऑप्शन नंबर सी से जो है 21 से 22 डिस्क, यानी कि हमारा जो आएगा 21 से 22 डिस्क की आवश्यकता हो जाएगी अगर लाइन वोल्टेज 400 kV की है तो। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई माना जाता है। देखिए हम लोग की ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, एक होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, एक होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग 80 किलोमीटर तक मानते हैं, और फिर 160 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मानते हैं, और 160 किलोमीटर से ऊपर हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में दिया गया है कि 220 किलोमीटर, 180, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी से जो 80 किलोमीटर तक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन
ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। देखिए ट्रांसमिशन जो होता है इसमें से कौन सा वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। याद रखिएगा ट्रांसमिशन हमेशा जो हम लोग, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ और याद रख लीजिए कि जो हम लोग जनरेशन करते हैं ना, जनरेशन हमेशा 11 kV पर किया जाता है, इसको भी पूछा जाता है। अब बात कर रहे हैं कि इस 11 kV को जनरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करके फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सारा प्रोसेस होता है। तो देखिए ट्रांसमिशन वोल्टेज किस किस वोल्टेज पर होता है, वो हमारा होता है 132 kV होता है, 220 kV होता है, 220, 765, ये सभी हमारे ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं। लेकिन 180 kV जो होता है ये ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। 33 kV, 765, 132 से ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, लेकिन 180 kV नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का वोल्टेज है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का वोल्टेज याद रखिएगा, ट्रांसमिशन हमेशा हाई वोल्टेज पर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लो वोल्टेज में होता है। तो 132 kV, 765 kV, 220 kV, ये सब kV में, किलो वोल्ट में, ये सभी हमारे ट्रांसमिशन के वोल्टेज है। 230 वोल्ट जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, जो कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को 230 वोल्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन इंसुलेटर का प्रकार नहीं है। देखिए इंसुलेटर भी हमारे कई तरीके के इंसुलेटर होते हैं, जैसे पिन टाइप, डिस्क टाइप, एक टाइप, साइकिल टाइप, ये सब हमारे इंसुलेटर के प्रकार है। लेकिन रॉड टाइप का इंसुलेटर का प्रकार नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, रॉड टाइप। पिन टाइप होता है, डिस्क टाइप होता है, एक टाइप होता है, रॉड टाइप का इंसुलेटर नहीं होता। अगला क्वेश्चन नंबर 20, स्टे वायर में कौन सा इंसुलेटर उपयोग किया जाता है। स्टे वायर आप लोग देखे होंगे। स्टे वायर क्या होता है, जैसे कि ये पोल है, पोल से यहाँ पे कुछ एंगल पर इस तरीके से एक वायर कनेक्ट किया जाता है। इसका दो काम होता है, एक तो अर्थिंग का भी काम कर सकता है, दूसरा इस पोल को सहारा देता है। इसका एंगल 45 डिग्री तक होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो इंसुलेटर लगाया जाता है वो जो होता है हमारा एक टाइप इंसुलेटर होता है। कौन सा इंसुलेटर होता है, एक टाइप। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक टाइप इंसुलेटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लिया था, जो कि पावर सिस्टम के क्वेश्चन है। पावर सिस्टम से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टेक्निकल एग्जाम हो ITI का और पावर सिस्टम का क्वेश्चन ना है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप लोग के जो DRDO का एग्जाम होने वाला है, उसमें DRDO में टेक्नीशियन एक इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर होगा उसमें पावर सिस्टम के भी क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आज की वीडियो में हमने पावर सिस्टम का क्वेश्चन लिया है। अब आखिरी नहीं, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग लेकर आने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भी मान के चलिए कि ट्रांसफार्मर का एक तरीके से छोटा मैराथन क्लास होगा, जो कि पूरे 50 क्वेश्चन का होगा। उस 50 क्वेश्चन को हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं उस वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और भी जो भी आप लोग के दोस्त मित्र हैं उनको भी बता दीजिए कि हमारे चैनल पर DRDO टेक्नीशियन के लिए जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है उसके लिए तैयारी कराई जा रही है। आज ही हम लोग लेकर आने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बहुत ही अच्छे 50 क्वेश्चन की मैराथन क्लास। तो आप लोग तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।